स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल रीजुविनेटिंग यूथ पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट 2020 की। ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में आप देखिए या कहीं पर भी देखिए ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो हम बात करेंगे EIA 2020 की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जब बनाया गया था तो वो इसीलिए बनाया गया था ताकि इन्वायरमेंट पर जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं डेवलपमेंट के उन्हें रोका जाए। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज ये आप देख सकते हैं पॉल्यूशन वैसे का वैसा है, डिग्रेडेशन वैसा का वैसा है, डेवलपमेंट अपनी तरफ चल रहा है और हम इस डेवलपमेंट की गाड़ी पर सवार हैं, लेकिन हम एक मूक बंदर जैसे बने हैं। ना हमारा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है, ना ही हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे हमारी परिस्थिति, हम सबकी परिस्थिति इस बंदर जैसी हो गई है और हम चाह कर भी कोई कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं अगर ये न्यू ड्राफ्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक्स की। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है क्या? तो सिंपल मैं आपको बताऊंगा, असेसिंग इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 4P। 4P आपको याद रखने हैं, प्लान, पॉलिसी, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। इन चारों कामों में जो भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकता है भविष्य में या प्रेजेंट में, उन्हीं को जांचने का या मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी आसान बन जाती है आप सबके लिए। अगली बात है ये कब कैसे निकला। तो देखिए, रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है एक शहर, वहाँ पर एक समिट हुई थी, अर्थ समिट, और वहाँ पर 1992 रियो डिक्लेरेशन में ये बात आई थी कि एक हमारे पास ऐसा मेजरमेंट या इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो इस डिग्रेडेशन को जांच सके, परख सके। उसी में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट सबसे पहले आया था। तो हमारा मेन टॉपिक है न्यू ड्राफ्ट। तो ये सिर्फ ड्राफ्ट है, मतलब अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये एक खांचा इन्होंने तैयार किया है कि ऐसा ऐसा न्यू रूल या रेगुलेशंस होगी। सबसे पहले बात करें तो EIA को कंप्लीट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। इस कमेटी में कौन कौन होता है? इसमें साइंटिस्ट होते हैं, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, मतलब मान लीजिए जो इंडस्ट्री लगनी है वो लेदर की लगनी है तो वहाँ पर लेदर के एक्सपर्ट्स होंगे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे, मतलब अब लेदर से अगर वाटर पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो वाटर पॉल्यूशन के लोग पैनल में ज़्यादा इंक्लूड किए जाएंगे। ये जो भी कमिटी होती है, एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी, जब ये कहती है कि हाँ ठीक है, अब प्रोजेक्ट या आप ये डेवलपमेंट का कार्य करेंगे, तभी ये सैंक्शन होता है और आगे काम बढ़ता है। तो लास्ट पॉइंट है इसका, इन्वायरमेंटल कंसल्टिंग कंपनीज डील द गेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो, आप कह सकते हैं कि इन पैनल में कुछ ना कुछ लोगों को आप कह सकते हैं सेट कर लेती हैं या उनके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं। तो ये जो अप्रेजल कमेटी होती है इसमें ज़्यादातर लोग मोल्ड हो जाते हैं और जो भी वो जो कमिटी है जो कि बहुत पावरफुल है या जिसके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं या जिसके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, वो उसकी बात को मान लेते हैं। इस कमिटी में बहुत ज़्यादा विरोध होने के चांसेस नहीं होते। नेक्स्ट है, इस EIA को, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को, इंडस्ट्री कैसे देखती है? क्योंकि हमने ये क्यों बनाया है, ताकि इंडस्ट्रीज कोई भी डेवलपमेंट का कार्य करने के पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को करवाएं और जो भी खामियां हैं या इन्वायरमेंट के प्रति जो भी खराब चीज़ होने वाली उसे रोक लें। लेकिन इंडस्ट्री शायद इसको ऐसे नहीं देखती। इंडस्ट्री इसको कैसे देखती है? इंडस्ट्री देखती है ओनली एन इंक्रीमेंट इन अ स्टेप और लीगल वर्क और पेपर वर्क। इंडस्ट्री कहती है कि इससे कुछ होता तो बहुत कुछ नहीं है, बस हमारा काम बढ़ जाता है, एक पेपर वर्क या एक लीगल वर्क बढ़ जाता है। और कंपनी की भाषा में आप कहें या प्राइवेट प्लेयर्स के भाषा में, तो उनके लिए ये एक कट कॉपी पेस्ट टाइप सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे मान लीजिए किसी को लेदर की इंडस्ट्री सेट करना है तो वो किसको पकड़ती है? कंसल्टिंग एजेंसी को। तो जो भी कंसल्टिंग एजेंसी होती है वो क्या करती है? उसका पहले से ही इन विभागों में पकड़ होती है, वो पहले से ही ऐसे काम कर चुकी होती है, तो वो पहले से ही रेडीमेड जो उसने रिपोर्ट पहले कभी किसी की बनाई थी, उसी का सारा मटेरियल, खाली वहाँ पर नाम, लोकेशन और ज्योग्राफिकल लोकेशंस, उन सबको चेंज करके वो पूरा कट कॉपी पेस्ट काम हो जाता है। और
मैं आपको बता दूं जो कंसल्टिंग कंपनीज होती हैं, मैं उन पे आरोप तो नहीं लगा रहा, लेकिन हाँ ज़्यादातर जो आप देखेंगे उनके सैंक्शन हो जाते हैं क्योंकि उनकी पहले से ही वहाँ पर ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं। आप यूपीपीसीबी कहिए, चाहे उत्तर प्रदेश का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, चाहे किसी और स्टेट का, और चाहे सीपीसीबी का। इंक्रीज टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट। इंडस्ट्री कहती है कि इससे तो इस एक रिपोर्ट को पारित करने में या पास करने में टाइम भी लग जाता है और इससे डिले ही हो रहा है डेवलपमेंट में। अब हम बात करेंगे द पैथेटिक न्यू ड्राफ्ट। क्यों इसे पैथेटिक कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए कंप्लायंस रिपोर्ट इशू ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। 2006 का जो नोटिफिकेशन था जो 2020 के पहले था, उसमें प्रोजेक्ट प्रपोनेंट रिपोर्ट हर 6 महीने में देनी होती थी, लेकिन 2020 में क्या कर दिया गया है कि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट रिपोर्ट होगी वो साल में एक बार दी जाएगी। इससे नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट क्या होता था, जब प्रोजेक्ट चल रहा होता था तो हर 6 महीने में आपको बताना होता था कि क्या प्रोग्रेस चल रही है, क्या स्टेटस है। अब ये एक साल में बताया जाएगा। तो आप भी जानते हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस एक महीने में ही वर्स हो सकती हैं, बहुत कुछ बदल जाता है एक महीने में। तो एक साल में तो काफी कुछ बदल जाएगा, 6 महीने वाला ज्यादा अच्छा था। नेक्स्ट बात करें पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस की। पोस्ट बाद में, फैक्टो फैक्टर आप कह सकते हैं। तो पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस में क्या है? प्रीवियस डिफॉल्टर्स टू ऑपरेट while violating rules by just paying almost 1.5 times द इकोलॉजिकल डैमेज। मतलब मान लीजिए आपने एक इंडस्ट्री खोल दी, आपने ये नहीं कराया और आपने क्या किया, आपने पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन फैला दिया, आपको पकड़ा गया बाद में और आपको पकड़ने पर पाया गया कि आपने तो इतना सारा डैमेज कर दिया था। तो आप पर क्या आपकी कंपनी बंद होगी? नहीं, आप पर कुछ भी नहीं होगा। आपने जितना डैमेज किया है आपको उसका 1.5 टाइम्स सिर्फ पैसा उनको दे देना है और आप अपनी गाड़ी चलाते रहिए, आप अपनी कंपनी या दुकान चलाते रहिए, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो क्या पैसे से हम तौल सकते हैं? क्या पैसे से हम तौल पाएंगे कि कितना हमने डैमेज किया है? तो हम डैमेज को नहीं देख सकते पैसे से, इसीलिए हम यहाँ पर पैसे और डैमेज को दोनों को कोलैबोरेट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक और चीज है, और आप ये देखेंगे एक हमने यहाँ पे स्लाइड लिया हुआ है, ये गवर्नमेंट पुशेस फॉर पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस, और एपेक्स कोर्ट है उसने उसको मना कर दिया है। तो ये जो इंसिडेंट है ये तमिलनाडु का है। वहाँ पे साउथ में तमिलनाडु का जो उनका अपना हाई कोर्ट है उसने कहा था पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस आप नहीं कर सकते। तो जब एक स्टेट का हाई कोर्ट इसे प्रीवियसली मना कर चुका है, उसकी नज़र में ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो कैसे अब जाके हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और ये जो फॉरेस्ट्री वाली है ये इसको कर रही है। आप नीचे देख सकते हैं, ये 2017 का इंसिडेंट है। 2017 में ऐसा प्रयास किया गया था तमिलनाडु के लोकल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के रूल्स में, लेकिन वहां के हाई कोर्ट ने इसे मना कर दिया और उसके बावजूद भी अब नए ड्राफ्ट में इसको लाया जा रहा है। अगला है पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस। पब्लिक कंसल्टेशन, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो जो बाइक थी उसमें हम बैठे थे और हम एक बंदर के तरीके क्यों प्रतीत में आ रहे हैं, क्योंकि अब हमारा जो इन्फ्लुएंस था वो भी कम कर दिया गया है। टाइम पीरियड रिड्यूस फ्रॉम 30 डेज टू ओनली 20 डेज। पहले 30 दिन दिए जाते थे पब्लिक कंसल्टेशन में, अब उसको कर दिया गया है 20 दिन। होगा क्या, इस 10 दिन को कम करने से क्या फायदा हुआ? नुकसान ही हुआ। देखिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही दूर दराज के इलाकों में वो जो कंसल्टेशन है, मतलब जो भी कमिटी होती है उसमें डीएम आते हैं, एसडीएम आते हैं, सीपीसीबी के ऑफिशियल्स आते हैं, हेल्थ सेक्टर के ऑफिशियल्स आते हैं, वो सब वहाँ बैठते हैं और वहाँ पे बुलाया जाता है कि 10 तारीख को 10 बजे हम रख रहे हैं इसे और आप लोग को आना है, आपकी जो भी समस्या है उनको बताइए। हो सकता है आपको उस दिन कोई काम है, आप ना आ पाएं, तो या आप बाहर हैं शहर से, तो जो पहले थे 30 दिन वो सही थे। 10 दिन कम करने से फायदा तो कुछ नहीं होगा, नुकसान ही होगा। मतलब जितने लोग शिकायत कर सकते थे वो लोग कम ही हो जाएंगे। शिकायत कम होगी तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आएगी और क्रेडिबिलिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि जब शिकायत करने वाले या आपत्ति उठाने वाले लोग कम होंगे तो वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से चीजों को करेंगे। अब ये हम देखेंगे बाईपासिंग पब्लिक क्लियरेंसेस। मतलब जो पब्लिक क्लियरेंसेस है उनको बाईपास कर रही है ये नया ड्राफ्ट या सरकार। क्यों? ओनली गवर्नमेंट अथॉरिटी और डेवलपर सेल्फ कैन रिपोर्ट एनोमलीज। मान लीजिए कोई खामी है उसमें, उस खामी को कोई बाहरी रिपोर्ट नहीं कर सकता। पहले मान लीजिए आपके आसपास के इलाके में कहीं ऐसा हो रहा है तो आप शिकायत कर सकते थे। अब ये इस नए ड्राफ्ट में क्या रूल कर रहे हैं आप इसको देखेंगे तो शायद ये मजाक का विषय हो जाए
कि सिर्फ गवर्नमेंट अथॉरिटी या वो डेवलपर खुद कह सकता है कि हाँ हमने खामी की है। मतलब ये बिल्कुल वैसा हो गया कि आपने एक चोर से कहा कि क्या तुमने चोरी की है, क्या कभी भी वो इस बात को मानेगा? तो कुछ ऐसी ही बात सरकार इस नए ड्राफ्ट में कर रही है। ड्रामेटिक शिफ्ट इन अप्रोच। तो पहले क्या होता था, 20,000 स्क्वायर मीटर तक के एरिया में अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो आपको वहां पर परमिशन लेनी पड़ती थी। अब इस रेंज को बढ़ा के कर दिया गया है 1,50,000 यानी 1.5 लाख स्क्वायर मीटर। यानी 1.5 लाख स्क्वायर मीटर अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा एरिया है। तो इतने बड़े एरिया में कंस्ट्रक्शन अगर इसके अंडर में होता है तो वहां पर कोई भी इजाजत की जरूरत नहीं है। हाँ, ये इन्होंने कुछ जगहों के लिए तो सही है, आप कह सकते हैं बॉर्डर के लिए सही है, लेकिन हाँ हर जगह के लिए ये सही नहीं है क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा एरिया है। स्ट्रेटेजिक फंडा। स्ट्रेटेजिक फंडा क्या है? ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है। मतलब ये पावर क्या होती है? ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग पावर है, कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई भी इसे रोक नहीं सकता। और स्ट्रेटेजिक वर्ड टैग करते ही कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आएगी, कुछ नहीं बताया जाएगा क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, कब तक बनेगा, ना ही इसमें कोई भी EIA की जरूरत है। तो एग्जेम्पशन आप देखेंगे तो 100 किलोमीटर बॉर्डर जो है, मान लीजिए हमारा चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, उसके 100 किलोमीटर तक के दायरे में अब कोई भी कंस्ट्रक्शन EIA के लिए सहमति की उसको जरूरत नहीं होगी। ऐसा इसलिए भी क्यों किया गया है क्योंकि इस समय इंडिया दो देशों से खतरनाक स्थिति यानी चाइना और पाकिस्तान से झेल रहा है। तो ये बात तो कहीं ना कहीं सही आ जाती है। लेकिन आप रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हैं और वहां पर इन्वायरमेंटल को बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा। पहली प्रायोरिटी भारत के लिए कहीं ना कहीं इस समय क्या है? सिक्योरिटी है। ये भी सोचने वाली बात है। नेक्स्ट आप देखेंगे लाइव मिनट से हमने ये लिया हुआ है और EIA ड्राफ्ट 2020 ऑल द वेज इट वीकेंस एन इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल सेफ गार्ड। तो EIA एक सेफ गार्ड था, वो बचाता था इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं, उसे ये वीक कर रहा है। ऐसा बहुत से मीडिया आउटलेट और लोग भी इसका काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं और कर चुके हैं। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? आपने प्रॉब्लम तो बता दी, अब ये बताइए कि गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए। देखिए गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए था कि वो इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस बताए। EIA के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इन्वायरमेंट के लोग जो पढ़ते हैं या जो तैयारी करते हैं सिविल्स की, वही लोग जानते हैं। तो EIA के बारे में कॉमन मैन बिल्कुल भी नहीं जानता। और अगर आप देखेंगे तो ये EIA ये इतना शॉर्ट क्यों कर रहे हैं? ताकि डेवलपमेंट जल्दी हो, काम जल्दी हो। तो आप ये भी कर सकते हो टू ब्रिंग डाउन द 250 डेज ब्यूरोक्रेटिक डिले। यानी जो एक डेवलपमेंट या प्रोजेक्ट या किसी भी साइट में काम होने के लिए जो कागज पत्तर का काम होता है हमारे मिनिस्ट्री में, वो 250 दिन लेता है। आप सोच सकते हैं ये टाइम चाइना में और अमेरिका में शायद 50 से 40 दिन है, एक महीना। एक महीने में एक नई इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है। उनके यहाँ भी सारे प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है। तो क्या इसको कम नहीं किया जा सकता था बजाय इन्वायरमेंट में EIA के काम को कम करने से? और ये तो सरकार की एक अभी नीति है, ग्रो नाउ सस्टेन लेटर। अभी ग्रोथ देखो, बाद में देखा जाएगा एनवायरमेंट का। ये बहुत ही गलत है। ये आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन है ओरिजिनल। सो थैंक यू, दैट वाज ऑल फॉर टुडे।